आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। पहले इसे एमआर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे आईडी के नाम से जाना जाता है। एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेशन, और हर व्यक्ति द्वारा इसे अलग अलग समझा जाता है। कुछ जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन को, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन को, कुछ परिवार हैं उसको बोझ समझते हैं, और कुछ उसको सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर समझते हैं। मेंटल रिटार्डेशन यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कंडीशन है, जैसे कि विजुअल, हियरिंग एंड ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी तरह ही, और इसके इनकंसेप्शन नेचर की वजह से इसको कई बार गलत समझ लिया जाता है। जबकि जो अदर डिसेबिलिटीज़ हैं वो देखकर ही इंसान को बता सकते हैं कि इसको इससे रिलेटेड डिसेबिलिटी है। जैसे हम विजुअल इम्पेयर पर्सन को देख के बता सकते हैं कि उसको देखने में समस्या है। और जो एमआर है उनमें क्या होता है कि देखने में तो सामान्य व्यक्ति जैसे लगती हैं, उनमें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज एज सच दिखाई नहीं देती है। इसी वजह से कुछ व्यक्तियों को ये समझने में कठिनाई होती है कि ये व्यक्ति क्यों औरों जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, उनसे अलग बिहेव कर रहा है। जो एक मेंटली रिटार्डेड यानी एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होता है वो थोड़ा धीमा होता है, और जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है वो थोड़ी पीछे होती है। जब उसको उसी के एज ग्रुप के बच्चों से कंपेयर किया जाता है या व्यक्ति से कंपेयर किया जाता है तो वो मेंटल एज में पीछे मिलते हैं। जैसे कि एक 10 वर्ष का इंसान है, वो बिहेव कर रहा है 3 या 4 साल बच्चे जैसा, तो वो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होगा, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा होगा, क्योंकि उसके एज के अकॉर्डिंग उससे ऐसे बिहेवियर की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं आईडी की डेफिनेशन, जो 2010 में दी है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, AAIDD, जो इस प्रकार है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर, विच covers many everyday social practical skills. The disability originates before the age of 18. अगर हम इसको हिंदी में समझना चाहे तो इसकी परिभाषा ये है, बौद्धिक अक्षमता एक अक्षमता है जिसमें बौद्धिक क्रियात्मकता एवं अनुकूल व्यवहार दोनों में सारभूत सीमितता पाई जाती है, जिसके अंतर्गत कई दैनिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशल आते हैं। यह अक्षमता 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होती है। मतलब ये है कि ये जो डिसेबिलिटी है वो 18 साल की उम्र से पहले ओरिजिनेट होती है। अब हम देखते हैं कि जो बौद्धिक अक्षमता है उसकी व्यापकता दर क्या है। DSM यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 4 के अकॉर्डिंग जो बौद्धिक अक्षमता है उसकी व्यापकता दर 1% है। अब तो DSM 5 भी आ चुका है, यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 आ चुका है, जो 2013 में पब्लिश हुआ था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुरोध पर जो विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया, उसके अकॉर्डिंग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 58वें चक्कर में किया गया, जिसके अनुसार भारत में बौद्धिक अक्षमता की व्यापकता दर 1 लाख व्यक्ति पर 94 व्यक्ति है, यानी 94 व्यक्ति प्रति 1 लाख है। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़े बौद्धिक अक्षमता की व्यापकता दर 20 व्यक्ति प्रति 1000 दर्शाते हैं। इसके बाद देखते हैं जो बौद्धिक अक्षमता उसके लक्षण क्या हैं, यानी कौन व्यक्ति किन लक्षणों के आधार पर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड या बौद्धिक अक्षम कहा जा सकता है। फर्स्ट है धीमी प्रतिक्रिया, यानी जो बौद्धिक अक्षम व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसकी प्रतिक्रिया जो सामान्य व्यक्ति हैं उनसे धीमी होती है और कभी कभी वो प्रतिक्रिया नहीं करता है।
या नहीं कर पाती हैं। फिर सेकंड है स्पष्टता का अभाव। वे अपने जो विचार हैं, आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं वो अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, यानी वो खुश हैं या दुखी हैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। थर्ड है सीखने में धीमापन, यानी ये व्यक्ति धीमे सीख पाते हैं, धीरे धीरे सीख पाते हैं। फोर्थ है कम समझ, ये समझ भी धीरे धीरे ही पाते हैं। फिफ्थ है निर्णय लेने की क्षमता में कमी, जो बौद्धिक अक्षम व्यक्ति होता है या तो वो निर्णय नहीं ले पाता है और ले पाता है तो बहुत ही देरी से वो निर्णय लेता है। फिर आते हैं सिक्स एकाग्रता का अभाव, इनमें जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो कम होती है, ये एक चीज पर ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हैं। फिर है जल्दी गुस्सा करना या नियंत्रण खो बैठना, इसमें इन व्यक्तियों को अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है जिसकी वजह से इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। याद रख पाने में कमी, जो बौद्धिक अक्षम व्यक्ति होती हैं सीखने की क्षमता कम पाई जाती है। समन्वय का अभाव, यानी इनमें तालमेल का अभाव होता है, जैसे शरीर के विभिन्न अवयवों उनके क्रियाकलापों में समन्वय रखने में इनको कठिनाई होती है और इस वजह से इनको जल्दी जल्दी निराशा हो जाती है, चिड़चिड़ापन होता है और अवांछित व्यवहार भी ये दर्शाती हैं। फिर आते हैं 10th विकास में देरी, जो सामान्य अवस्था के अनुकूल क्रियाओं को ये नहीं कर पाते हैं जो कि एक सामान्य बालक से अपेक्षित किया जाता है। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति वास्तविक आयु के विकास के अनुपात में पीछे रह जाते हैं। फिर जैसे कुछ बाहरी लक्षण भी दे रखे हैं, सिर बहुत छोटा या बड़ा होता है, हो सकता है ये जरूरी नहीं है सभी बच्चों में हो, कुछ में सिर बड़ा या छोटा हो सकता है। लार टपकाते रहना, ड्रूलिंग पर कंट्रोल नहीं होता है इनका। थर्ड दांतों का असामान्य रूप, छोटे बड़े हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। फोर्थ छोटी बाहें। फिफ्थ पैर का सपाट तलवा यानी फ्लैट फुट। कई बार इंसान क्या करते हैं, बौद्धिक अक्षमता और मानसिक रोग यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और जो मेंटल इलनेस है उसको एक समझ लेते हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर है। जैसे कि आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस, मैंने दोनों साइड बाय साइड लिख रखे हैं दोनों के पॉइंट डिफरेंस के लिए। फर्स्ट है आईडी में यह एक स्थिति है, बीमारी नहीं, यानी एक कंडीशन है, एक डिजीज नहीं है। और जबकि मेंटल इलनेस क्या है, एक रोग है, बीमारी है, एक विकार है। सेकंड पॉइंट आईडी में देखते हैं, यह विकासात्मक अवस्था 0 से 8 वर्ष के दौरान होती है और मेंटल इलनेस में क्या है, यह किसी भी उम्र में हो सकती है। फिर आईडी में थर्ड पॉइंट देखते हैं बौद्धिक अक्षमता में, बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की बुद्धि औसत बुद्धि से कम होती है। फिर मेंटल इलनेस में क्या है, व्यक्ति की बुद्धि सामान्य या सामान्य से ज्यादा भी हो सकती है। बौद्धिक अक्षम में फोर्थ पॉइंट है शिक्षा की आवश्यकता को प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है, यानी स्पेशल एजुकेटर उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही जो मेंटल इलनेस है वो प्रशिक्षित चिकित्सक की आवश्यकता से दूर की जा सकती है, यानी उस फील्ड में जो चिकित्सक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है वो उस चीज को दूर करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट बौद्धिक अक्षमता में आता है असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि सही तरीकों का इनको ज्ञान नहीं होता। एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं ये बच्चे क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं होती कि कौन सा व्यवहार सामान्य है कौन सा असामान्य है। फिर मेंटल इलनेस में आते हैं, इसमें व्यक्ति को पता है कि ये व्यवहार सामान्य है लेकिन वो फिर भी असामान्य व्यवहार दर्शाता है। फिर सिक्स पॉइंट आईडी में है, ये पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब जो बौद्धिक अक्षमता उसको ठीक नहीं किया जा सकता। मान लो आईक्यू कम हो उसका तो उस आईक्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है अगर उसकी जल्दी से पहचान कर ली जाए। फिर मेंटल इलनेस में आता है शीघ्र पहचान करके पूर्णतः उसको ठीक किया जा सकता है। अब हम देखते हैं बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली वर्गीकरण प्रणाली AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की है।
लेकिन यहाँ पर उसके अलावा कुछ अन्य टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं जिनको हम इस तालिका में देखेंगे। यहाँ पर देखो AAMR अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की बात हुई है, और आपने पहले अभी डेफिनेशन में पढ़ा AAIDD, ये इसी का ही पुराना नाम है। 2009 तक इसको AAMR बोलते थे। अब हम जो इंडेक्स की बात मैंने की थी वो देखते हैं, जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन की गई है। इसमें IQ बेस्ड ये क्लासिफिकेशन है। जो फर्स्ट की है टर्मन के अकॉर्डिंग, 4 इसके पार्ट्स हैं। टर्मन के अकॉर्डिंग 4 भागों में इसने वर्गीकृत किया है IQ के बेस पर इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को। फर्स्ट है बॉर्डर लाइन IQ। बॉर्डर लाइन में यानी सीमांत जो होते हैं बच्चे, उनका IQ होता है 70 to 79 अकॉर्डिंग टू टर्मन। सेकंड है मोरॉन, और इसमें IQ होता है 50 to 69। फिर है इम्बेसाइल IQ 25 to 49। और लास्ट आता है इडियट, इसमें IQ होता है 24 और बिलो। फिर वेसलर के अकॉर्डिंग 1958 में, इनके अकॉर्डिंग जो बॉर्डर लाइन है वो बिल्कुल टर्मन के ही IQ लेवल के बराबर है 70 to 79। फिर मोरॉन है 50 to 69। इम्बेसाइल है IQ 30 to 49। ये डिफर करता है टर्मन के IQ लेवल से। फिर है इडियट, ये है 29 और बिलो। फिर नेक्स्ट आते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी 1973 1977। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है माइल्डली MR 2 SD, इसमें IQ है 52 से 67। यहाँ पे SD का मतलब है IQ रेंजेस फ्रॉम स्टैनफोर्ड बिनेट स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैनफोर्ड बिनेट थे उन्होंने IQ लेवल्स दिए थे अलग अलग, उसी के बेसिस पर इन्होंने ये इन बच्चों को वर्गीकृत किया है। फिर है मॉडरेटली MR SD IQ 36 से 51। सीवियरली MR IQ 20 to 35। प्रोफाउंडली MR IQ 19 और बिलो। फिर है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1980। माइल्डली MR IQ है 50 to 70। मॉडरेटली MR IQ 35 to 49। सीवियरली MR IQ 20 to 34। प्रोफाउंड IQ बिलो 20। जो ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है, इन्हीं ने ही DSM-5 पब्लिश किया था। अभी हमने इस इंडेक्स में जो MR बच्चे हैं उनको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, बौद्धिक अक्षम बच्चे के लिए क्रमशः स्लो लर्नर, एडुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल शब्द बॉर्डर लाइन के लिए स्लो लर्नर यूज करते हैं, माइल्ड के लिए एडुकेबल, मॉडरेट के लिए ट्रेनेबल और सीवियर एंड प्रोफाउंड के लिए कस्टोडियल यूज करते हैं। मतलब एक पर्यायवाची के रूप में, इनके सिनोनियम्स के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ प्रोफाउंड के लिए टीचर कस्टोडियल वर्ड किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि इन बच्चों को अंडर कस्टडी रखा जाता है, क्योंकि इन बच्चों की हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन्हें दूसरों पर कंप्लीटली डिपेंड रहना पड़ता है। फिर जो मॉडरेट हैं उनके लिए ट्रेनेबल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इन बच्चों को कुछ स्किल के साथ सिखाकर इनको जॉब संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। और जो माइल्ड है उनको एडुकेबल बोला जाता है क्योंकि इनको जो बेसिक फंक्शनल लिटरेसी में इनको एजुकेशन दी जा सकती है। फिर जो बॉर्डर लाइन है उनको स्लो लर्नर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन इनकी जो पढ़ने की जो एजुकेशन लेने की जो स्पीड होगी वो सामान्य बच्चे से थोड़ा धीमी होगी। और अब हम लास्ट में करते हैं स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड एक्रोनियम्स। इसमें फर्स्ट है CF। यहाँ C से मतलब है सिस्टिक फाइब्रोसिस, F से मतलब है फाइब्रोसिस, तो CF का मतलब क्या हुआ, सिस्टिक फाइब्रोसिस।
सेकंड है CCSS, यहाँ इसका मतलब है कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड्स, कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड्स। थर्ड है CAPTA, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट, CAPTA यानी चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। फिर नेक्स्ट है CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फिफ्थ है CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। और इसके साथ ही जो हमने लास्ट टाइम किए थे C अल्फाबेट से रिलेटेड एक्रोनियम्स, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है CBA यानी करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। सेकंड है CC, क्लोज्ड कैप्शनिंग। CAP, क्लाइंट असिस्टेंस प्रोग्राम। फोर्थ है CDA, चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएट। फिफ्थ है CEC, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट है CST, चाइल्ड स्टडी टीम। CP, सेरेब्रल पाल्जी। CD, कोग्निटिव डिले। फिर नेक्स्ट है CAPD, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट आते हैं CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। और ये लास्ट वालों को एक बार फिर रिवाइज करते हैं जो आज ही हमने की है, CF यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट है CCSS, कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड्स। थर्ड है CAPTA, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट। नेक्स्ट है CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फिफ्थ है CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।